दिस इज आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डावर, यानी कि इसको महर भी कहते हैं। ये एक ऐसा कंसिडरेशन है, ऐसा अमाउंट होता है जो कि दिया जाता है वाइफ को बाय हस्बैंड और हर फादर और हिज फादर। हस्बैंड के फादर के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा ये पैसा दिया जाएगा, पैसा का रकम, और ये दिया जाएगा वाइफ को, मैरिज में दिया जाएगा। और ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। इस्लाम में पहले इसे सेल प्राइस कहा जाता था, लेकिन अब इसे टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कहा जाता है। आफ्टर इस्लाम ये लाया गया ताकि ये एक आर्बिट्ररी पावर जो होता है डिवोर्स का, उसको मेंटेन कर सके, चेक कर सके। क्योंकि एक अमाउंट आप देते हैं और उसके बाद फिर डिवोर्स जो है वो अगर आप दे देते हैं, तो उस वुमेन के पास एक सिक्योरिटी मनी रहनी चाहिए कि वो अपना उससे गुजर बसर कर सके। हालांकि अब तो मेंटेनेंस भी मिलता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मेंटेनेंस के लिए तो क्लेम कर सकती हैं वुमेन, और ये शादी के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे नहीं ऐसा होता था। डिवोर्स के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पे यही वो एक ऐसा रकम था जो कि उसको अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए काम आता था, और मुश्किल घड़ी में उसको काम आ सकता था। इसलिए ये डावर का रस्म जो है वो शुरू किया गया, और ये बहुत शुरुआत से चलते आ रहा है। इस्लाम के पहले भी ये था, और इस्लाम आने के बाद भी ये है। और ये बहुत मैंडेटरी कंसिडरेशन होता है, ये देना ही है, चाहे आपकी वाइफ, चाहे जो पर्सन है उसकी वाइफ फेथफुल हो या नहीं हो। ये जो है दो तरीके के होते हैं। पहला होता है महर उल मुसम्मा, और दूसरा होता है महर उल मिसल। महर उल मुसम्मा जो है वो दो तरीके का होता है। इसको स्पेसिफाइड डावर कहते हैं। शादी के समय जब अमाउंट को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, जैसे कि 2 करोड़ रुपया है जो कि महर रकम सुनिश्चित किया जाता है अगर शादी के समय में, तो वो दिया जाएगा। महर उल मुज्जल और महर उल मुवज्जल, ये दो तरह के टाइप जो है वो स्पेसिफाइड टावर में आते हैं। ये एक प्रॉम्प्ट टावर है और एक डिफरेंट टावर है। प्रॉम्प्ट टावर जो है वो इमीडिएटली पेएबल होता है ऑन डिमांड ऑफ वाइफ। वाइफ जैसा डिमांड करेगी उसी के हिसाब से उसको पे किया जाएगा। वहीं अगर डिवोर्स और डेथ अगर हस्बैंड का हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे जो पेएबल अमाउंट होगा पैसे का, वो कहलाता है महर उल मुवज्जल। महर और मिसल जो है ये एक प्रॉपर डावर होता है, और ये इसमें कोई भी अमाउंट जो है वो डिसाइडेड नहीं होता है। तो ये कोर्ट डिसाइड करती है या कहीं और फिर तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो प्रॉम्प्ट और प्रॉपर डावर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी में भी, और प्रॉम्प्ट और प्रॉपर डावर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है ये डिस्कस करने के लिए आ जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये तो भाई डिसाइडेड भी है और तुरंत पे भी करना है, इसमें ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलिए अब एक बार थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्पेसिफाइड डावर जो है वो एक पार्टी है ना, शादी के समय स्पेसिफाइड कर लेती है, या उसके बाद या उसके पहले ही। और इसमें जो है ये पूरा का पूरा होल डावर जो है वो प्रॉम्प्ट होता है शिया लॉ में। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, अगर नहीं अमाउंट डिसाइड किया गया है, तो शिया लॉ कहता है कि पूरा का पूरा जो डावर है वो प्रॉम्प्ट है, यानी पूरा का पूरा डावर इमीडिएटली देना होगा। लेकिन अगर यही सुन्नी लॉ जो है, यहाँ पे सुन्नी लॉ होगा, सुन्नी लॉ जो है वो कहता है कि अगर आपका जो डावर है वो स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे कस्टम ऑफ वाइफ यूज़ कीजिए। वाइफ का जो भी नियम चल रहा है फैमिली का वो यूज़ कीजिए। इन केस अगर वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी तरीके से नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आधा डावर हो जाएगा आपका प्रॉपर, और आधा डावर हो जाएगा आपका शादी के बाद मिलने वाला, यानी कि डिफरेंट, और आधा हो जाएगा प्रॉम्प्ट। प्रॉपर डावर जो है वो कहता है कि आप जो है ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या अमाउंट देना है। तो कस्टम ऑफ वाइफ फैमिली देखा जाएगा, स्टेटस क्या है हस्बैंड का, आप 2 करोड़ दे दीजिएगा, और वो 2 करोड़ रुपया जिंदगी में नहीं देखा होगा, गरीब हस्बैंड है तो फिर दिक्कत है। तो वो अगर 200 रुपये या 400 रुपया या फिर 2 लाख रुपए तक दे सकता है, तो वो उसकी हैसियत के हिसाब से दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ गर्ल, गर्ल कितनी सुंदर है, हाँ ये भी देखा जाता है, गर्ल कितनी सुंदर है, क्या उसका पढ़ाई लिखाई है, क्या उसका मतलब मेरिट्स है, तो वो सब के हिसाब से डिसाइड करते हैं कोर्ट कि हाँ इस गर्ल शुड हैव दिस अमाउंट ऑफ डावर। डावर देना बहुत ज़रूरी है। तो वही कहता है डावर जो है वो हस्बैंड कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है,
और वाइफ विल गेट डावर इवन इफ शी वॉज नॉट फेथफुल। अगर आप फेथफुल नहीं भी हैं फिर भी आपको डावर मिलेगा, मुस्लिम लॉ ये कहता है, पटना हाई कोर्ट ने ये कहा है। इन सुन्नी लॉ देयर इज नो मैक्सिमम डावर, कोई भी ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, आप जितना हो सके उतना दे सकते हैं। लेकिन सिया लॉ जो कहता है वो कहता है 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि यही मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को दिया था 500 दिरहम। और फिर यहाँ पे देखिए मिनिमम जो डावर है, मिनिमम डावर जो है वो कहता है कि जो है आपका 10 दिरहम होना चाहिए, ये हनाफी स्कूल कहता है, और 3 दिरहम होना चाहिए, ये मलिकी स्कूल कहता है। ये जो है ना ये सोने से ये सिल्वर से नापा जाता है, और ये चांदी है, मतलब एक दिरहम इज इक्वल्स टू 1 दिरहम इज इक्वल्स टू 2 ग्राम सिल्वर होता है। हाँ, 2.97 ग्राम सिल्वर होता है 1 दिरहम। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको 3 दिरहम तो देना होगा, 10 दिरहम तो देना होगा। 10 दिरहम यानी कि कम से कम 20 ग्राम, आपका 20 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही, 20 ग्राम चांदी का जो वैल्यू होगा वो उतना पैसा, 20 ग्राम सिल्वर का जितना पैसा होगा वो आपको देना होगा मिनिमम। और मलिकी स्कूल 3 दिरहम बोलता है, 3 × 2 यानी कि 6। नाउ डावर डेप्ट क्या होता है? तो डावर डेप्ट कहता है कि वाइफ अगर इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो एक ऐसी क्रेडिटर है जिसका कोई भी, आप उसके बदले में उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो क्लेम कर सके फॉर हर डावर डेप्ट, मतलब वो कुछ रख सके ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होती है। और इसी को डावर डेप्ट कहते हैं, क्योंकि डावर एक डेप्ट ही है, उधार ही है उसके हस्बैंड पे, हस्बैंड को ये देना होगा। ये इसके बदले एक्शन ले सकती है, क्लेम कर सकती है। और डावर जो है वो अगर जो है ना उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देना है, बाकी अनसिक्योर्ड डेटर जो हैं उनके साथ आप भी सेम ही हैं। ऐसा नहीं है कि वाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा और बाकी के अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर हैं उनको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फोर्समेंट ऑफ डावर डेट कहता है 2 तरीके से आप इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, पहला एक्स्ट्रा जुडिशियल, दूसरा जुडिशियल मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि कोई और तरीका होगा। वाइफ may refuse consummation of marriage till her debt is clear but cannot be taken his measure after consummation of debt। अपना शादी का बाकी रस्म जो है वो नहीं करेगी, वो रोक सकती है, लेकिन तब तक जब तक कि वो जो शादी है उसको पूर्ण तरीके से कंज्यूमेट नहीं की है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आई है, तभी वो ये सब चीज़ों को रोक सकती है। अदरवाइज शी हैव्स टू परफॉर्म हर कंजुगल परफॉर्मेंस, जो भी उसके हस्बैंड के राइट हैं वो उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। जुडिशियल मेथड कहता है कि आप जो है वो हस्बैंड के अगेंस्ट नॉर्मल क्रेडिटर की तरह सूट फाइल कर सकते हैं। अगर डेथ हो जाता है तो फिर आप उनके हेयर्स से, जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, उनसे पैसा मांग सकते हैं, उनसे अपना डावर कंप्लीट करा सकते हैं। या फिर विडो राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर विधवा हैं और आप चाहते हैं, आपके पास आपके पति जब जिंदा थे तभी से आपके पास वो प्रॉपर्टी का पोजीशन है, तो आप उसको रिटेन कर सकती हैं, रख सकती हैं, क्योंकि आपको वो डावर नहीं दिए थे। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका हेयर्स भी उसको कंटिन्यू कर सकता है। ये हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे केस लॉज में। तो वही कहता है कि राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो उसके हस्बैंड से उसको मिल जाएगा, और ये उसके ज़िंदगी में रहते भर में ही उसको ले लेना है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद आप उसको कोई प्रॉपर्टी को आप रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही कहता है कि अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा, ये इसमें हुआ था कि वाइफ जो है वो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अपने हस्बैंड के पास जाने से मना कर देती है। तो इलाहाबाद कोर्ट कहते हैं कि नहीं, ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आपने अपना राइट जो है कंज्यूमेशन कर चुके हैं, आप शादी को आप निभा चुके हैं। अब आप शादी के राइट्स को और उसके परफॉर्मेंस को, ड्यूटी को करने से मना नहीं कर सकती हैं। और इसके बाद वाइफ को भी डावर नहीं मिला था, तो वही बोल रही थी हमको डावर नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे कोई भी शादी का रस्म जो है, मतलब शादी का जो भी ड्यूटी है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो यही इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, और फिर कहा कि 50,000 रुपया जो उसका डावर डेप्ट है वो उस वुमेन को मिल जाए,
साथ ही साथ जो उसके हस्बैंड ने फाइल कर दिया था सूट कि मेरी वाइफ जो है वो कंजुगल राइट्स नहीं परफॉर्म कर रही है, तो फिर वहाँ पे उसके वाइफ को भी उसके घर वापस जाना पड़ा, अपने हस्बैंड के साथ जाके रहना पड़ा, लिव। हमीदा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहता है राइट ऑफ रिटेंशन जो है ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये आप अपने हस्बैंड के हेयर्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और बाकी क्रेडिटर्स के भी अगेंस्ट कर सकते हैं। मतलब आप पावरफुल हो गए, आप प्रॉपर्टी के मालिक जैसे हो गए। तो वही कपूर चंद वर्सेस कादर मिश्रा में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। राइट ऑफ रिटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हस्बैंड के जो भी हेयर्स हैं उनके ही खिलाफ कीजिएगा यूज, बाकी किसी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। बाकी अनसिक्योर डेप्टर से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद में कहा गया था कि गिफ्ट जो है वो विडो नहीं दे सकती है। ऑब्वियसली उसका वो प्रॉपर्टी में पोजेशन है, रिटेंशन है। जैसे ही उसको वो डावर मिलेगा वो रिटेंशन खत्म हो जाएगा, तो वो उसकी मालकिन तो नहीं है। जुबैदा अहमद वर्सेस जयनंदन प्रसाद में कहा गया था कि राइट ऑफ रिटेंशन इज नॉट ट्रांसफरेबल, इट इज अटैच टू पर्सनालिटी। ये इंसान से अटैच्ड है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर तहीरम मिश्रा वर्सेस नवाब हसन में कहा गया कि राइट ऑफ रिटेंशन जो है वो इनहेरिट हो सकता है, वो ट्रांसफरेबल है, वो अपने जो भी उसका हेयर्स है उसको वो दे सकती है विडो, अपने बच्चों को या जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं उसको वो रिटेंशन जो है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी को रखने का हक, रिटेन करने का जो हक है वो रख सकती है और वो दे भी सकती है अपने हेयर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। आप सभी मेरे साथ बने रहिए और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी गिफ्ट।